नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। युवाओं में बढ़ता जा रहा है राहुल का क्रेज। दरअसल राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं, जो बात कर रहे हैं, शुरू में लग रहा था कि ये कहां तक पहुंच रहे होंगे, नहीं पहुंच रहे होंगे। लेकिन आप बिहार में पिछले दिनों जब वो दरभंगा गए और वहां उनको अंबेडकर हॉस्टल में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, उसके बाद जिस तरह की स्थितियां बनी और जिस तरह से वो पहुंचे, और उसी तरह से पटना में जब वो फूले फिल्म देखने गए, उससे बिहार में जो बज क्रिएट हुआ, जो टॉकिंग पॉइंट जनरेट हुए, और कांग्रेस जो बिहार में अभी 2-3-4 महीने पहले तक कोई ताकत मानी ही नहीं जाती थी। ये माना जाता था कांग्रेस तो लालू प्रसाद यादव चलाते हैं, जैसे चाहते हैं जिसको चाहते हैं वो अध्यक्ष बनता है, जिसको चाहते हैं उसे टिकट मिलते हैं, जितनी सीटें दे देते हैं उतनी सीटें मिल जाती हैं, जो सीटें तय कर देते हैं उन सीटों पे कांग्रेस लड़ लेती है। कांग्रेस का झंडा डंडा कोई लगाता नहीं है। ये स्थिति कांग्रेस की बिहार में थी। लेकिन आज अभी फिर राहुल गांधी 27 तारीख को जाने वाले हैं, बिहार जाने वाले हैं। और 27 तारीख को या उसके बाद भी फिर जून में भी है, कोई कोई तारीख है तो जाने। और प्रधानमंत्री भी 29 और 30 तारीख को वहां रहने वाले हैं, 2 दिन रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री दरअसल जो सिंदूर सम्मान यात्रा अभी जो माहौल पूरा गुजरात में बना करके चल रहे हैं, उस माहौल को बिहार लेकर के आने वाले हैं वो, क्योंकि बिहार में चुनाव। बट बिहार में क्या राहुल गांधी की उपस्थिति की वजह से, राहुल गांधी के इश्यूज की वजह से, कांग्रेस ने जो नैरेटिव्स खड़े किए हैं उनकी वजह से, जो टॉकिंग पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, जो चर्चा खड़ी हो रही है, और जिसके दबाव में भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी, इन सबका जो मैसेज है जनता के बीच में, खासतौर पे बिहार में बात करें और पूरे देश में बात करें, तो उससे राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता बढ़ी है, उनका कद और बढ़ा है। हालांकि मैं तो लोकसभा चुनाव से ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले से इस देश में जो पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है, चूंकि वो राहुल गांधी का नैरेटिव चल रहा है, चाहे वो संविधान बचाओ हो, चाहे वो जाति गणना हो, आरक्षण हो, और जब ये नैरेटिव चल रहे हैं तो जिसके नैरेटिव चलते हैं वही देश का सबसे बड़ा नेता होता है। तो ये बात तो मैं पहले से कहता रहा हूं। लेकिन अभी जो चीजें बीच में, जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू के जो नतीजे आए, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, इनमें जो नतीजे आए, उनसे ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर, जो उसे मोमेंटम 4 जून को मिला था, वो सारा मोमेंटम लूज करते हुए दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की घोषणा की, और फिर ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर के जो सवाल खड़े हुए, हालांकि कांग्रेस और सारे विपक्षी दल पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ पीछे कतारबद्ध होकर के खड़े दिखाई दिए कि भाई केंद्र सरकार जो फैसला लेगी हम उसमें साथ हैं। तो इस वजह से ये बात तो कोई कह नहीं सकता। अब जैसे 2019 में जो कहा गया था कि ये तो सवाल पूछ रहे थे, हमसे प्रूफ मांग रहे थे कि बालाकोट में क्या हुआ, इस बार ये सब कहने की स्थितियां नहीं बनी। लेकिन जिस तरह से जो 2019 में माहौल था, वैसा माहौल नहीं है। यहां तक कि पुलवामा को लेकर के भी इस बार सवाल खड़े होने लगे। और दूसरी बात ये कि जो 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 पहलगाम में जो लोग, जिन लोगों की जाने गई, उनके जो परिजन हैं, उन परिजनों ने जो बात कही, उनमें से कई लोगों ने ऐसी बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को सूट नहीं करती। लिहाजा इस बार ये रहा कि इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं मिला। इनका पुरसाहाल जानने के लिए कोई, पुरसाहाली के लिए कोई गया ही नहीं सरकार की तरफ से, किसी के घर कोई नहीं गया। कानपुर में जरूर द्विवेदी के यहाँ, द्विवेदी जो परिवार है उनके यहाँ जरूर मुख्यमंत्री गए, लेकिन बाकी कहीं इस तरह से नहीं हुआ कि जिसको नेशनल लेवल पर, जैसे
हिमांशी नरवाल तो वहां पर भी गए वहां के मुख्यमंत्री, लेकिन उसको उस तरह से प्रोमिनेंस कहीं नहीं मिला। उसकी वजह ये थी, जैसे हिमांशी नरवाल कश्मीर को लेकर, मुसलमानों को लेकर के एक बात कह रही थी, जैसे गुजरात में जो एक महिला थी, वो गुजरात संजय पाटिल पे ही उन्होंने, संजय पाटिल या जो भी नाम था उनका, संजय पाटिल नहीं कुछ और नाम है, तो उनको जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको लेकर के ही उन्होंने कह दिया, सवाल खड़े कर दिए। ऐसे ही केरल वाला किस्सा तो शशि थरूर ने खुद ही बताया, अभी अमेरिका में बता रहे थे। बंगाल में क्या हुआ, जो जो भी इस तरह के लोग थे, सब इस वैसा नैरेटिव नहीं बन पाया जैसा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। यानी पाकिस्तान की फोर्सेज जो नैरेटिव बनाना चाहती थी, जो नैरेटिव, वो नैरेटिव ये बनाना चाहती थी कि उन्होंने, आतंकवादी जो आए थे, उन्होंने लोगों से नाम पूछ करके और कलमा पढ़ने को कह करके इस तरह से लोगों का मर्डर किया। यानी मैसेज बहुत साफ है कि हम हिंदू हो तो मार देंगे और मुसलमान हो तो छोड़ देंगे। यानी पूरे देश में मैसेज जाए कि ये हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है और जानबूझ करके हुआ। साथ में ये भी कहा गया अपने मोदी को बता देना जा करके। तो बहुत साफ सा मामला। लेकिन हुआ ये कि जो लोग ये आए, उन्होंने जिस तरह से, जिस सेंसिटिविटी के साथ काम किया, भले हालांकि इतने बड़े दुख में हो, जिसका पति नहीं रहा हो, जिसके पिता नहीं रहे हो, ऐसे बहुत सारे किस्से। बंगाल के दो लोग थे, छत्तीसगढ़, केरल, तो जो भी इस तरह के, ये झारखंड, तो जो भी लोग थे, हुआ ये कि वो उस नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, वो हिंदू मुसलमान वाले नैरेटिव पर बात नहीं कर रहे थे। वो इस वजह से उसको बहुत प्रोमिनेंस नहीं दी गई, ये कहते हुए मुझे कतई वो नहीं है। अदरवाइज आप याद करिए कि पुलवामा में किस तरह से पूरा माहौल बनाया गया था शहीदों के नाम पर। इस बार वो शहीद कहीं नहीं, कहीं किसी ने, और प्रधानमंत्री तो कहीं गए ही नहीं। इवन जहां उनको जाना था, पहले से तय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भी उन्होंने रद्द कर दिया। कानपुर जाने वाले थे वो 24 तारीख को, लेकिन वो नहीं गए। मधुबनी वाला कार्यक्रम नहीं रद्द किया, जहां पर उनकी जनसभा थी, जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि वो एक चैलेंज दिया कि हम आतंकवादियों को ढूंढ करके उनको, अब वी विल ब्रॉट देम टू द जस्टिस, वी विल ब्रिंग देम टू द जस्टिस। ये जो बात उन्होंने कही, ये अंग्रेजी में कही थी, इसी तरह की बातें और बड़ी उस तरह से कही थी। तो वो सब तो रहा, और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तब भी आप देखिए कि ना तो वो ऑल पार्टी मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर से पहले आए, ना बाद में आए। और राहुल गांधी जो मांग, ऑल पार्टी मीटिंग की मांग तो राहुल गांधी की थी, और राहुल गांधी ने ही संसद के विशेष सत्र की मांग की थी। राहुल गांधी ने, जयशंकर ने जब ये बयान दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बता दिया कि हम आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मिलिट्री का कोई वो नहीं है और मिलिट्रीली आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारा सुझाव नहीं माना। इसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप जब बता ही देंगे तो कितने हमारे उससे क्या नुकसान हुआ, ये बताना चाहिए, और ये फैसला किसने लिया, जिसको लेकर के राहुल गांधी को ट्रोल किया गया, रिडिकूल किया गया। और कल भी जयशंकर ने एक बैठक में, जो सलाहकार समिति की बैठक होती है, उस बैठक में भी ये बातें कही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आधे घंटे बाद बताया गया, जब पीआईबी से रिलीज आ गई उसके आधे घंटे के बाद बताया गया। तो ठीक है जो भी बताया गया, बट इस पर एक सर्वे, अमिताभ तिवारी नाम के एक पोलिस्टर हैं जो चुनाव के समय काफी चर्चा में रहते हैं, उनकी एजेंसी है जो खास तौर पे इस तरह के ट्रैकर्स चलाती है, पोल्स पर भी करती है, और इसका नाम है वोट वाइब। तो वोट वाइब ने एक सर्वे किया अभी जो पिछले हफ्ते, और जिसके रिजल्ट्स कल आए हैं, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन खास तौर पे मैं शेयर करूंगा। एक क्वेश्चन ये था, क्या सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए? यह राहुल गांधी की मांग थी। तो जो मैंने कहा युवाओं वाली बात, इसलिए मैं जो एज ग्रुप के हिसाब से रिस्पांस क्या मिला वो बताएंगे आपको। 18 to 24 वाला जो एज ग्रुप है, इसमें 63% लोगों ने कहा हाँ सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, 14% ने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है। यानी जो बीजेपी कहती है
उसको मानने वाले 14% इस एज ग्रुप में। 25 से 34 वाले एज ग्रुप में भी 63% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, और 20% ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। 35 से 44 वाला जो एज ग्रुप है उसमें 60% लोगों ने कहा कि बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए, और 22% ने कहा नहीं। यानी इसमें जितने एज ग्रुप रहे हैं 45 टू 54, 67% लोगों ने कहा कि बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए, और सिर्फ 18% ने कहा नहीं। और 55 प्लस में भी 55% लोगों ने कहा कि बुलाया जाना चाहिए, 16% ने कहा नहीं। तो एक तो ये है कि भाई इसमें सबसे आप देखिए तो 18 से 34 वाला जो एज ग्रुप है, या आप पूरा अक्रॉस द वो देख लें, तो सब में इस बात को माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो बात कही कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, बहुतायत लोग इसके पक्ष में हैं, मतलब मोर देन 60% लोग इसके पक्ष में हैं। तो ये अपने में एक बड़ा, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है। और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बुला रही है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बुला रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की संख्या मैक्सिमम जो है वो 35 से 44 वाले एज ग्रुप में है 22%, बाकी कहीं 16%, कहीं 14%, कहीं 20%, कहीं 18%। ये है। एक और सवाल जो राहुल गांधी ने जयशंकर को क्रिटिसाइज किया उनके उस बयान को लेकर के, जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी को या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जानकारी दे दी गई कि हम 9 ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और आतंकवादी अड्डों पर ही हमला कर रहे हैं, इसलिए आप मिलिट्रीली इस पर रिस्पॉन्ड मत करिएगा, क्योंकि ना तो हम किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं, ना नागरिक जगहों पर हमला कर रहे हैं। तो ये जानकारी, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये बताइए कि ये फैसला किसने किया था कि उनको जानकारी दी जाए, और दूसरा ये बताइए कि इस जानकारी के दिए जाने की वजह से भारतीय वायुसेना या भारतीय फौज को कितना नुकसान हुआ है। इसको लेकर के उनको ट्रोल किया गया। ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी का जयशंकर का क्रिटिसिज्म का सही था। तो इसमें 18 से 24 की एज ग्रुप के 47% लोगों ने कहा जी बिल्कुल सही था, राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही सवाल था, और 40% ने कहा नहीं। यानी ये मानने वाले कि राहुल गांधी सही थे, इनकी संख्या ज्यादा रही। ऐसे ही 25 से 34 के एज ग्रुप में 44% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और 48% ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं किया, उन्होंने ये सवाल पूछ करके ठीक नहीं किया। ये दोनों एज ग्रुप अगर आप देखें तो इसमें जो है दोनों को मिला लें, 18 से 34 का अगर आप देखें तो 18 से 34 का अगर देखेंगे तो 88 पर मतलब 44% लोगों ने कहा कि नहीं, और दूसरी तरफ 46% लोगों ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल राहुल गांधी का था। तो जो बात मैं कह रहा हूं, एक तो पहले वाला सवाल राहुल गांधी ने कहा विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, उसको लेकर के। दूसरा जयशंकर क्रिटिसिज्म, तो इसमें खासतौर पे जो 18 से 34 के वर्ग वाले लोग हैं, जो युवा वो है ग्रुप है, यूथ है, जो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ अपने को आइडेंटिफाई करता है। राहुल गांधी की बातों की स्वीकार्यता उसमें बढ़ती जा रही है। और तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे और भी समझने में मिलेगा, वो क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू यू हु इज प्लेइंग पॉलिटिक्स ओवर ऑपरेशन सिंदूर। ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी जो कल प्रधानमंत्री मोदी थे तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ये कहा कि उन्होंने ऑपरेशन वोट शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को कई जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री का ऑपरेशन वोट कहा। तो अब देखते हैं कि क्या ये जो इसमें किस एज ग्रुप के लोग क्या मान रहे हैं। तो अगर 18 से 24 वाले एज ग्रुप को ले और माने कि क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पॉलिटिक्स कर रही है या पॉलिटिकल फायदा उठाने की उसमें है, तो ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 18 से 24 वाले एज ग्रुप में 62% है कि बीजेपी और मोदी सरकार इसका फायदा उठाने का काम कर रही है। इसके बाद वाले एज ग्रुप में जब आप आएंगे 25 से 34, तो 27% लोगों का कहना है बीजेपी और मोदी सरकार इसका फायदा उठा रही है,
और फिर 29% लोगों का कहना है कि नहीं, इसका फायदा कांग्रेस और विपक्ष उठा रहा है। और ऐसे ही 18 से 24 वाले में 14% लोगों का ऐसा मानना है कि इसका फायदा कांग्रेस और विपक्ष उठा रहा है। तो अगर इन दोनों को भी जोड़ करके देखें, मतलब अगर 18 से 34 के एज ग्रुप को एक साथ रखें, तो 18 से 34 के एज ग्रुप को अगर एक साथ रखेंगे तो करीब 45% लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी तरफ जो ये कांग्रेस और अपोजिशन इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ जो है वो 22% है। तो ये अपने में एक बड़ा वो दिखाता है। लेकिन जैसे आप एज ग्रुप में ऊपर जाएंगे, जैसे 35 से 44 में अगर आप जाएं, तो 44% लोगों का मानना है कांग्रेस और अपोजिशन जो है वो इसका पॉलिटिकल फायदा माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 27% है। और जब आप 45 से 54 में जाएंगे तो वहां फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी इसका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश में है, ऐसा मानने वालों की संख्या 42% है। और कांग्रेस और अपोजिशन ये कर रहा है, ऐसा मानने वालों की संख्या 39%। लेकिन अगर बुजुर्गों की तरफ जाएंगे, सीनियर सिटीजन्स की तरफ, 55 प्लस एज ग्रुप में जाएंगे, तो मोदी साहब इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 17% है। और 37% लोगों का मानना है कांग्रेस और अपोजिशन इसका फायदा उठाने की फिराक में लगे हुए। तो ये जो 3 डेटा पॉइंट हमने आपसे शेयर किए, ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये काफी ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी को लेकर के अब जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में चर्निंग शुरू हो चुकी है, वो सोचने पर मजबूर हैं। जैसे अगर पिछले 22 तारीख के बाद की ही घटनाक्रम पूरे देखें, 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम हुआ, प्रधानमंत्री कहां दिखाई दिए और राहुल गांधी कहां दिखाई दिए। जब हिमांशी नरवाल के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए था, तो हिमांशी नरवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक वर्ग हिमांशी नरवाल का ट्रोलिंग करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राहुल गांधी उनके घर गए। जब प्रधानमंत्री कानपुर का कार्यक्रम अपना स्थगित कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी द्विवेदी परिवार के घर पर पहुंच करके, और ये जानते हुए कि द्विवेदी परिवार भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, इसके बावजूद वो द्विवेदी परिवार के घर गए, और जहां पर द्विवेदी परिवार, उनके पिताजी ने, मिस्टर द्विवेदी ने, उन्होंने राहुल गांधी को ये याद दिलाया कि आप इसलिए मेरी बात ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो क्योंकि आपकी दादी और आपके पिता आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं, इसलिए आप हमारा दर्द समझ सकते हो। और राहुल गांधी ने मतलब ये कहा भी कि उन्होंने कहा भाई हमारे बच्चे को आप शहीद का दर्जा दिलवा दीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा मैं जरूर, मैं तो विपक्ष में हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं इतना कर सकता हूं प्रधानमंत्री से बात करके उनको कहूं, उनको चिट्ठी लिखूं, ये जरूर करूंगा मैं। और यही बात उन्होंने हिमांशी नरवाल के समय कही, वहां पर कही। और अभी जब प्रधानमंत्री बीकानेर में गए थे और वहां जनसभा संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने जबरदस्त ढंग से चैलेंज किया और जहां उन्होंने ये बयान दिया कि मेरी रगों में, मेरी नसों में खून की जगह गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तब राहुल गांधी पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में जिन लोगों की मौत हुई, जो शहीद हुए, उनके परिजनों से मिल रहे थे। वो उस गुरुद्वारे में भी गए जिस पर गोले आकर के गिरे, वो उस मिशनरी स्कूल में भी गए जहां गोले गिरे, वो मंदिर में भी गए, वो उन घरों में भी गए, उन गलियों में भी गए जहां पर वो लोग रह रहे थे। यानी पुंछ में घर घर राहुल गांधी गए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी गरम सिंदूर उनकी नसों में बह रहा है, ये जबरदस्त इस तरह का एक नैरेटिव दे रहे थे, इस तरह का एक नारेबाजी कर रहे थे बीकानेर। तो ये जो डिफरेंस है, भले अब हुआ क्या है देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया
इस चीज को बिल्कुल नहीं दिखाता है कि राहुल गांधी के साथ वहां लोगों ने अपने दर्द कैसे साझा किए, कैसे द्विवेदी फैमिली ने कानपुर में अपना दर्द साझा किया, कैसे जो है हिमांशी नरवाल, जो पूरा परिवार अकेला पड़ गया था, हिमांशी नरवाल ने सिर्फ यह कहा था कि इसमें कश्मीरियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जाना चाहिए, मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। पूरे सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। लोगों ने ये तक उसके चरित्र पर भी बात करनी शुरू कर दी और ये कहा कि ये तो अपने पति को खा गई, अब ये दूसरा विवाह करेगी, जेएनयू में पढ़ी है इसलिए ऐसी है, इस तरह की बातें करनी शुरू करेगी। ऐसे ही ढेर सारे जो केरल में बुजुर्ग दंपति थे, उनकी वाइफ ने कहा कि वहां तो जो कश्मीरी लोग थे उन्होंने हमें पूरी मदद की, हमें पूरी मदद की, और एक कश्मीरी तो इसीलिए कि उसने क्लाशनिकोव छीन करके और बचाने की कोशिश की तो उसको मार दिया उन लोगों ने। ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब जैसे जैसे बंगाल में क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो वीडियो कितना वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बात कहो, तो ये एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ जाके उनका दर्द बांटने का काम कर रहे थे। ये अंतर लोगों ने महसूस किया है। और दरअसल ये जो चीजें, अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, बिहार के चुनाव में आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि चीजें इसके रिफ्लेक्शंस आएंगे। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस बड़ी चुनाव जीत करके और वहां सरकार बनाने लगेगी, ऐसा कुछ कहने का तात्पर्य मेरा नहीं है, लेकिन इसके रिफ्लेक्शंस इस तरह से आएंगे कि जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे ये देखने की बात होगी नतीजों में क्या आते हैं, कि जो मोदी जी कह रहे हैं अगर सारे लोग उससे बहुत प्रभावित हैं, उसको बिना किसी चूं चपड़ के, जिसे कहते हैं बिना कोई सवाल खड़े किए हुए उसे लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर होना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त बहुमत के साथ बिहार में सरकार बन जानी चाहिए। देखना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, जो आकलन है, वो ये है। और ये देश, मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि ये देश, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि मोदी की गोली खाने को तैयार रहे, ये भाषा इस देश की जो जो सभ्यता है उसकी भाषा नहीं हो सकती। ये बुद्ध का देश है, ये अशोक का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये राम का देश है, ये युधिष्ठिर का देश है, ये गुरु गोविंद सिंह का देश है, महात्मा गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। गोडसे होते हैं, कंस भी होता है, और भी बहुत सारे लोग इस तरह के एक इस तरह की ताकतें रहती, लेकिन ये देश उनसे नहीं जाना जाता है। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध, यदि आपको हमारा ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ याद दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, नमस्कार, जय हिंद।